हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर क्लास 8 का स्वागत करता हूं। और हम सभी बच्चे पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयल एवं पेट्रोलियम इंग्लिश होता है। तो आज जो है आज यह चैप्टर आपका आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम के परिष्करण से मुख्यतः कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। मैंने इसके पिछले क्लास में 5 तक बताया था। आज है छठा है स्नेहक तेल। तो आज जानेंगे स्नेहक तेल क्या होता है। स्नेहक तेल कहता है इसमें C17 याद रखेंगे, कार्बन 17 से कार्बन 20 तक वाला, C17 से C20 इंडिकेट कार्बन को करते हैं। कार्बन 17 से कार्बन 20 तक के बीच वाले हाइड्रोकार्बन रहते हैं, है ना। और इसे 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्वथन क्षेत्र में अवशिष्ट तेल से पृथक होता है। जब 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तब ये स्नेहक तेल आपका अलग होता है पेट्रोलियम से। इसका उपयोग जो है, स्नेहक तेल का उपयोग जो है खासकर हम सभी मशीनों और इंजनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। स्नेहक के रूप में स्नेहक होता है, आप देखे होंगे गाड़ी हो साइकिल हो उसमें जो है आपका ग्रीस सब देते हैं जिससे चक्का फ्री हो जाता है, घर्षण को कम करता है स्नेहक। तो इसलिए मैंने स्नेहक तेल याद रखेंगे। इसमें C17 से C20, C कहने का अर्थ है कार्बन 17 से कार्बन 20 तक वाले हाइड्रोकार्बन रहते हैं। और यह 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाले क्वथन क्षेत्र में अवशिष्ट तेल से पृथक होता है। इसका उपयोग मशीनों और स्नेहक के रूप में होता है। तो आप स्नेहक तेल में ये सब कुछ नहीं, काफ़ी आसान है, तो समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराफिन मोम, है ना। चलिए देखेंगे। उसके बाद है पैराफिन मोम। ये क्या होता है? पैराफिन मोम जो है यह कार्बन 20 से लेकर कार्बन 30 तक वाला हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। पैराफिन में ध्यान रखेंगे इसमें कार्बन 20 से कार्बन 30 तक वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और इसे 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले क्वथन परास में अवशिष्ट तेल से पृथक होता है। अवशिष्ट तेल से पृथक होता है। इसका उपयोग जो है, पैराफिन मोम का उपयोग जो है मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में, मलहम बनाने में, ग्रीज इत्यादि बनाने में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा कि कितने से कितने हाइड्रोकार्बन वाले को डैश कहा जाता है। तो बोलेंगे कि C20 से C30 तक वाले हाइड्रोकार्बन को पैराफिन मोम कहा जाता है। इसे 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले क्वथन परास में अवशिष्ट तेल से पृथक किया जाता है। इसका खासकर उपयोग जो है मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में, मलहम बनाने में, ग्रीज बनाने में, इन सभी चीज़ों में पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका टॉपिक एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है? एस्फाल्ट जो है, एस्फाल्ट काले रंग का एक चिपकने वाला एक द्रव होता है। इसमें जो है हाइड्रोकार्बन C30 से लेकर C50 तक वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और यह वाष्पित नहीं होता है। एस्फाल्ट जो है वाष्पित नहीं होता है और एस्फाल्ट का उपयोग सड़कों की सतह बनाने में और भवनों की जलसा बनाने में एस्फाल्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि एस्फाल्ट काले रंग का एक चिपकने वाला एक जो है द्रव है, यह चिपकता है।
इसमें C30 से C50 तक, पैराफिन मोम में देखिए C20 से था C30 तक, लेकिन इसमें C30 से लेकर C50 तक वाले हाइड्रोकार्बन रहते हैं और इसको वाष्पित नहीं किया जाता है। इसका एस्फाल्ट का उपयोग अधिकतर सड़कों की सतह बनाने में और भवनों की जलसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। तो ये सभी जो जाने हम बड़े पैमाने पर जो है पेट्रोलियम के परिष्करण से मुख्यतः ये सभी पदार्थ निकलते हैं। जो पदार्थ निकलते हैं उन सब के बारे में हम लोग जान गए। अब है कि पेट्रोलियम की प्राप्ति और परिष्करण के स्थान कहाँ है। पेट्रोलियम सामान्यतः जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 1859 में 1859 ईस्वी में यूएसए के पेंसिल्वानिया में विश्व के प्रथम तेल कुएं की खुदाई की गई थी। ध्यान रखेंगे कहाँ है, 1859 ईस्वी में यूएसए के पेंसिल्वानिया में विश्व का प्रथम तेल कुएं की खुदाई की गई थी। और 1867 ईस्वी में पेट्रोलियम आसाम के मैकूम में प्राप्त किया गया था। भारत में पेट्रोलियम असम में स्थित एक जगह है डिगबोई, और नहरकटिया में, गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर और कैम्बे में, तथा दक्षिण भारत के कराईकेला क्षेत्र में पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। ये सभी परिष्करण स्थान है। यह मुंबई के निकट जो है, एक आप मुंबई जब जाएंगे तो मुंबई के निकट समुद्र तल में गहरे दबे हुए तेल जो है भंडारों से भी प्राप्त किया जाता है और इसी तेल क्षेत्र को मुंबई हाई भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि मुंबई हाई कहाँ स्थित है, तो मुंबई हाई जो है मुंबई में स्थित है। हाल ही में गोदावरी और कावेरी नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। वहाँ द्रोणी के निकट से भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो है प्राप्त हुए हैं। तेल परिष्करण का काम जो है मुख्यतः डिगबोई, नूनमती, विशाखापत्तनम, बरौनी एवं मुंबई के निकट जो है ट्रॉम्बे में किया जाता है। इसके सरकारी संस्था भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अधिकांश पेट्रोलियम का परिष्करण तथा उसकी खरीद बिक्री यही संस्था करती है। संस्था का नाम याद रखेंगे, क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये ONGC जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये पेट्रोलियम के नए स्रोतों का पता लगाता है कि कौन से जगह पेट्रोलियम का आपका प्राप्ति स्थान है। इन सब चीज़ को पता लगाकर पेट्रोलियम को निकालना, ये सभी जो करते ONGC एक कमीशन है, उन्हीं का काम होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम का प्राप्ति स्थान क्या है, पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण से मुख्यतः कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और उनका क्या क्या उपयोग है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए। अब अगला टॉपिक है, न्यू टॉपिक है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या है, इसके बारे में जान। चलिए जानेंगे प्राकृतिक गैस क्या है, जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल गैस। यह जो है प्राकृतिक गैस एक काफ़ी महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। याद रखेंगे, ये जो प्राकृतिक गैस है ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम तेल कूपों में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। यह पेट्रोलियम तेल कूपों में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। प्राकृतिक गैस C1 से C4 तक वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें जो है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन लगभग 85% मौजूद होते हैं, 85% रहते हैं। एथेन लगभग 10% मौजूद होते हैं। प्रोपेन लगभग 3% मौजूद होते हैं और ब्यूटेन विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस में अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कभी कभी हीलियम गैस भी पाया जाता है। लेकिन
किंतु प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है ये मेथेन नामक हाइड्रोकार्बन ही है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस में मेथेन जो है 85% विद्यमान है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जो है प्राकृतिक गैस समझ गए होंगे। प्राकृतिक गैस एक काफ़ी महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम तेल कूपों में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। प्राकृतिक गैस C1 से C4 तक वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्यतः ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को याद रखेंगे। आपको पूछ दिया जाएगा कि प्राकृतिक गैस में मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप लिखेंगे 85%। उसके बाद एथेन जो है लगभग 10% पाया जाता है, प्रोपेन लगभग 3% और ब्यूटेन विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कभी कभी हीलियम गैस भी पाया जाता है। तो इतने सारे गैसों का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। अब जानेंगे प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति। प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति पेट्रोलियम की भांति प्राकृतिक गैस भी वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटन के फलस्वरूप बनती है। ऐसा विश्वास है कि लाखों वर्ष पूर्व समुद्री पौधा और समुद्री जीवों के मृत अवशेष समुद्र की तलहटी में जाकर दब गए होंगे और कालांतर में इन पर उच्च ताप और उच्च दाब आदि के प्रभाव से ये धीरे धीरे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिणत हो गए होंगे। तत्पश्चात पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी परतदार चट्टानों के बीच फंसकर एकत्र हो गए होंगे। इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति हुई होगी। इसके बाद है प्राकृतिक गैस का खनन। खनन में क्या है, प्राकृतिक गैस के संभावित क्षेत्र में मशीन द्वारा भूमि में अप्रवेश चट्टानों में छेद करके उसमें लोहे की नली डाल देते हैं। उसके बाद इस नली से प्राकृतिक गैस को बाहर निकालते हैं। कुछ नलियों से होकर सिर्फ प्राकृतिक गैस ही बाहर निकलती है, लेकिन अधिकांश नलियों से इसके साथ साथ पेट्रोलियम भी बाहर निकलता है। वस्तुतः पृथ्वी के अंदर जो है नली जो होते हैं उससे पेट्रोलियम निकालने के क्रम में प्राकृतिक गैस जो है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति किया जाता है, प्राकृतिक गैस का खनन भी किया जाता है। इसके बाद जो है इसका प्राकृतिक गैस का प्राप्ति स्थान है। विश्व में प्राकृतिक गैस मुख्यतः रूस में, अमेरिका में, अल्जीरिया में, कनाडा और मध्य पूर्वी के देशों में अधिकांशतः पाया जाता है। भारतवर्ष में भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। जैसे हमारे देश में प्राकृतिक गैस के स्रोत त्रिपुरा में मौजूद हैं, जैसलमेर में, मुंबई के निकट के समुद्री इलाकों में, कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा वाले भागों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक गैस के जो हैं बहुत सारे लाभ भी हैं। इसके लाभ हैं कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, इसे प्राकृतिक गैस को ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सीधे काम में लाया जाता है, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसका ऊष्मीय मान जो है लगभग 55 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान उच्च लगभग 55 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। अतः प्राकृतिक गैस जो है एक उत्तम ईंधन है। इसके साथ ही साथ इस गैस के जलने पर किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं होता है, अतः इसके जलने से प्रदूषण का खतरा भी नहीं होता है। साथ ही साथ गैस कुओं से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भूगर्भीय नलियों के जरिए
सीधे घरों एवं कल कारखानों में भी किया जाता है। गुजरात राज्य के वडोदरा में ऐसी नलियाँ काफ़ी बिछी हुई है। आरंभ में गैस को अत्यधिक दूरी तक ले जाने के लिए नल तंत्र का निर्माण काफ़ी खर्चीला था, लेकिन आज के समय में यह धीरे धीरे सस्ता हो गया है। इसका कारण है कि एक बार नल तंत्र का निर्माण हो जाने पर गैस के लिए संग्रह टंकी का निर्माण तथा रेल मार्ग और रोड द्वारा इसके परिवहन पर कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी उच्च कीमत एक ही टाइम इस पे खर्च करना होता है, उसके बाद इसका मेंटेनेंस में उतना खर्च नहीं होता है। इसके ही साथ साथ प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या है? प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में और टायरों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कार्बन ब्लैक के उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस को अधिक गर्म करने पर जो है यह गैस विघटित होकर कार्बन और हाइड्रोजन देता है और इसी कार्बन और हाइड्रोजन को कार्बन ब्लैक कहलाता है, इसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है। अब जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सीएनजी का पूरा नाम बताएं। सीएनजी क्या है? तो बोलेंगे सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो है उच्च दाब पर संचित प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं और इसको दाब को और अधिक बढ़ाने पर प्राकृतिक गैस जो है द्रवीभूत हो जाता है। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसका शॉर्ट नेम होता है एलपीजी, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी एवं एलपीजी में मुख्यतः जो है सीएनजी और एलपीजी में मुख्यतः मीथेन गैस विद्यमान होता है। इसमें संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग शक्ति उत्पादन में होता है और आजकल वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर इन दोनों गैसों का उपयोग भी होने लगा है, सीएनजी का भी और एलपीजी का भी। ईस्वी में 1991, याद रखेंगे कितने ईस्वी में? 1991, 1991 ईस्वी में से ही विश्व की एक प्रमुख कंपनी, जिस कंपनी का नाम था, कंपनी का क्या है? कंपनी का नाम याद रखेंगे, कंपनी का नाम है पिनेकल। पिनेकल यह 1991 ईस्वी से पिनेकल नामक कंपनी ने पूरे विश्व में मोटर गाड़ियों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस ईंधन भरने के लिए उच्च कोटि के यंत्र और प्रौद्योगिकी विकसित कर ली। याद रखेंगे कि हम पढ़ रहे थे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना, आपको बताएं क्या होता है। तो इस गैस का यूज जो मोटर गाड़ी के रूप में कब से किया जाने लगा? इस गैस को यूज करने के लिए एक कंपनी का नाम है पिनेकल कंपनी है। इस कंपनी ने 1991 ईस्वी में मोटर गाड़ी में इस गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ईंधन भरने के लिए उच्च कोटि के यंत्र, दैट मीन्स एक प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। इसमें जो है आजकल आप बाज़ार में देखते हैं, मार्केट में देखेंगे कि बाज़ार में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सभी मोटर गाड़ियों के ईंधनों की अपेक्षा जो है एक साफ सुथरा एवं ज्वलनशील ईंधन है। और इस सीएनजी गैस से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से क्या होता है? यह हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होता है ना, इको फ्रेंडली है। तो इसके साथ साथ इसका उपयोग
जो है इस गैस का उपयोग, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग वाहनों में ईंधन की लागत और उससे उत्सर्जन की मात्रा जो है कम हो जाती है। वाहनों के संचालन में इसके जलने से धुआं नहीं निकलता है, और अगर धुआं नहीं निकलता है तो हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है तथा कोई विषैली गैस भी उत्पन्न नहीं होती है। कंप्रेस्ड सीएनजी का सबसे बड़ा प्रमुख गुण है। अतः यह ईंधन जो है वायु प्रदूषण में कोई योगदान नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको बताया। आजकल का समय ऑटोमोबाइलों में इसका उपयोग अत्यधिक हो रहा है। ऑटोमोबाइल में सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसको सिलेंडरों में भरकर वाहनों में फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस खदानों से प्राप्त होते हैं। साथ ही उन्हें हम प्रयोगशाला में कदापि नहीं बना सकते हैं। इसका कारण है कि इनके निर्माण की काफ़ी मंद प्रक्रिया, फुल्ली स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी मंद प्रक्रिया है तथा प्रयोगशाला में इसके निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों की पूर्ति करना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। तो आप समझ गए संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है, सीएनजी क्या है, एलपीजी क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, गाड़ी में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सभी बात आप सभी समझ गए होंगे। तो आज का अगला मेरा न्यू टॉपिक है पेट्रो रसायन। हम पढ़ेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब जानेंगे कि पेट्रो रसायन क्या है। चलिए जानते हैं पेट्रो रसायन क्या है। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों से अनेक उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे एथीन, मेथेनॉल, बेंजीन, टोल्यूइन इत्यादि पदार्थ जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों से प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से ये पदार्थ ही पेट्रो रसायन कहते हैं, है ना। इस पदार्थ को ही, जैसे एथीन हो गया, मेथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गए, टोल्यूइन हो गए, ये सभी जो पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम गैसों से ही अनेक उपयोगी पदार्थ को बनाए गए हैं और इन्हीं उपयोगी पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। ये इसलिए मैंने लिखा कि ये पदार्थ पेट्रो रसायन कहलाते हैं। अब देखेंगे इस पदार्थ का उपयोग जो है, इन पदार्थों का उपयोग सामान्यतः अपमार्जक, रेशा, आपका रेशा कहने का अर्थ है जैसे पॉलिस्टर हो गया, है ना, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया आदि बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ पॉलीथीन के निर्माण में तथा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग पेट्रो रसायन का यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस जो है, याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग यूरिया नामक खाद के उत्पादन में होता है। यूरिया जो खाद आप अपने फसलों में जो छिड़कते हैं, यूरिया खाद, तो वो इन्हीं के उत्पाद हैं, है ना। तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, यूरिया नामक खाद के उत्पादन में किया जाता है। अत्यधिक व्यापारिक महत्व के कारण ही पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे अत्यधिक व्यापारिक महत्व के कारण ही पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक संपदा सीमित हैं, है ना,
जैसे कुछ प्राकृतिक संपदा जो है समापनीय होते हैं, जैसे खनिज हो गए, वन हो गए एवं जीवाश्म ईंधन हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो हैं एवं प्राकृतिक गैस समापनीय है। ये ऐसा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि ये सभी समाप्त हो जाएंगे, है ना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और मैं लिखता हूँ कुछ प्राकृतिक संपदा सीमित है, इन्हीं के बारे में मैं बता रहा था। देखिए कुछ प्राकृतिक संपदा सीमित है, तो जैसे मैंने बताया खनिज हो गए, वन हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गया। जीवाश्म ईंधन कहने का तात्पर्य है कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे और इन सभी चीज़ों के निर्माण में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। जैसे इन पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा सीमित है, इन सभी चीज़ों का, इनकी निधि से इन ईंधनों को कुछ वर्षों तक ही प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। जो पृथ्वी खादान को खोद कर जो भी निकाल रहे हैं वो क्या है, कम ही है। तो जो है इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। इनके उपयोग से विश्व तापन आप देख रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इन सब से, है ना। तो इसका उपयोग हम लोगों को कम से कम नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन अगर एक बार समाप्त हो गए तो ये संसाधन पुनः तुरंत उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। अतः इन ईंधनों का उपयोग उसी हालत में करना चाहिए जब इनका उपयोग नितांत बहुत ही जरूरी हो तभी, जैसा मैंने कहा, है ना। यदि ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो ये निकट भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मानव समाज को जीवाश्म ईंधनों के लिए लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और इस बीच समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आप अपने आने वाले जनरेशन को जो है दुख देकर चले जाएंगे। अतएव जीवाश्म ईंधन के ईंधन को ध्यान में रखते हुए इनकी खपत हम सबों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मितव्ययता पूर्वक करना चाहिए, नितांत आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक समय तक और लंबे समय तक इसका उपयोग हम सभी कर सके, विश्व तापन के खतरा को कम कर सके और तथा एक बेहतर पर्यावरण प्राप्त कर सके। जैसे भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था है ना, जैसे PCRA, मैं इसका लिखता हूँ फुल फॉर्म क्या है, PCRA, इसका मतलब हुआ P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च, A से एसोसिएशन। अगर आपसे PCRA का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका क्या होगा, P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च, A से एसोसिएशन। लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल एवं डीजल बचाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। चलिए जानते हुए कौन कौन सा सुझाव है जो कि हम सबों को जानना चाहिए। वाहनों को यथासंभव स्थिर एवं मध्यम चाल से चलाना चाहिए। क्या क्या, ऐसा नहीं है कि गाड़ी को बहुत तेज अगर हम लोग चलाएंगे तो पेट्रोल जल्दी पहुंच जाएंगे तो पेट्रोल कम जलेगा, ऐसा नहीं है। वाहन को स्थिर, जितना आराम से चला सकते हैं और धीरे धीरे चलाना चाहिए। ऐसा करने से पेट्रोल कम जलता है। यातायात प्रकाश पर तथा इंतजार स्थल पर इंजन बंद कर देना चाहिए। अगर ट्रैफिक है ना, या ट्रैफिक लाइट है तो वहाँ पर इंजन को बंद कर देना, ना कि स्टार्ट ही रहने दें। टायर दाब सही होना चाहिए। आपके आगे पीछे का टायर का जो हवा है, हवा एक
लिमिट मात्रा में। मोटरसाइकिल का बात करें तो पीछे के चक्का में हवा 40 होना चाहिए और आगे 35 होना चाहिए। इस तरह का वाहन का नियमित अनुरक्षण, मतलब वाहन का मेंटेनेंस जो है समय समय पर, डैट मीन्स वाहन का सर्विसिंग जरूर समय समय पर करवाना चाहिए। ऐसा करने से वाहन, डीजल, इन सबों का उपयोग, इन सभी का बचत होगा, है ना। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आज शाम तक, है ना। तो आप सभी बच्चे उसका फेयर कर लेंगे। और एक जो है ख़ास बात यह है कि मैं कभी भी आप लोग का गूगल फॉर्म के जरिए लिंक के द्वारा आपका ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो आप घर में ऑब्जेक्टिव टाइप हर चैप्टर का, जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका तैयारी आप लोग अपने अपने घरों पर जो है अच्छे से करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।